गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? से यस और नो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज डिजास्टर मैनेजमेंट जो है हम ख़त्म कर देंगे। सेकंड एआरसी रिपोर्ट आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अब तक ये देख ही लिया होगा। अब सेकंड एआरसी की रिपोर्ट में लास्ट में जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में दे रखा है, ठीक है। और जो मैंने आपको पेपर नंबर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाया था, याद है आपको? दोबारा पढ़ाऊंगा। 19 वालों की बात कर रहा हूँ। 20 वालों का मेंस दोबारा स्टार्ट हो रहा है, तो दोबारा पढ़ाया जाएगा। क्लियर? तो मैंने क्या किया, जो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है उसमें जितना भी डिजास्टर मैनेजमेंट दे रखा है, क्लियर, वो और जो हमारा पेपर 3 का डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने जो पढ़ाया था, उनमें से अच्छा यह है कि आप पेपर 3 वाला पढ़ो। क्लियर? यानी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पेपर 3 वाला डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, और आपका पूरा होलिस्टिक वे में डिजास्टर मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? शुरुआत करते हैं अपनी स्लाइड। सेम उसी चीज को अब हमने सब क्या कर दिया, एक जगह कंसाइज कर दिया, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है? यानी कि एआरसी की रिपोर्ट में कल जहां तक मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाया था, उसके आगे डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं पढ़ना है। ठीक है? वो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी केस स्टडी दे रखी है, वो हमारे मतलब की नहीं है। ठीक है? वो जो है एग्जाम के पर्पज से नहीं है, समझ जाओ बस। वुलरेबल प्रोफाइल ऑफ इंडिया, कल हमने यही देखा था भैया कि इंडिया की जो है, अगर हम प्रोफाइल की बात करें, बहुत ही क्या है, वल्नरेबल है। यहाँ पे क्या है, डिजास्टर बहुत ज्यादा आते रहते हैं। 59% ऑफ लैंड मास जो है हमारे भारत का, वो अर्थक्वेक जोन के अंदर आता है। आता नहीं आता है? क्लियर? 12% इसकी जो लैंड है वो फ्लड और रिवर इरोजन में हर साल क्या जाती है, इसमें बाढ़ जाती है। ठीक है? हमारी जो है कोस्ट लाइन, वो उसमें साइक्लोन और सुनामी आता है। साइक्लोन और सुनामी पे हमने कल अच्छी तरह से पढ़ लिया था। 68% ऑफ कल्टिवेटेड लैंड जो है उसमें पे ड्रॉट आता है। तो ये सब कहाँ पे दे रखा था? ये सब बच्चों एकदम सेंटेंस आपके दे रखे थे योजना में। ठीक है? 2015 की योजना में डिजास्टर मैनेजमेंट आया था, वहीं से लिया रखा है ये। और सेम यही चीज किसमें थी? एआरसी में थी। ठीक है? नहीं थी? हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम दोनों माध्यम को समझ में आ रहा है कि ये क्या कह रही है स्लाइड? क्लियर? ये ऑलरेडी कल पढ़ा रखी है मैंने। फिर उसके बाद, मोरेवर इंडिया इज आल्सो वनरेबल टू द केमिकल, बायोलॉजिकल एंड रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर, दैट इज CBRN इमरजेंसी एंड अदर मेन मेड डिजास्टर। अब आपने देखा था कुछ दिनों पहले दिल्ली के IGI इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में क्या था, रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्या हुआ गया था, उनमें से उनके रेडिएशन क्या होने लग रहे थे, बाहर आने लग गए थे कार्गो में से, याद है? फिर फटाफट होम मिनिस्ट्री ने क्या लिया, संज्ञान लिया, और उसको वहीं पे क्या करा, चेकआउट किया। डिजास्टर रिस्क इन इंडिया आज फर्दर कंपाउंडेड बाय इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटी related to the changes, changing demography and socio-economic condition, unplanned urbanization, environmental degradation, climate change and other pandemic। और जो ये बच्चों डिजास्टर जो हो रहा है, ठीक है, आपदाएं जो आ रही हैं, ये अब और ज्यादा बढ़ जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे नहीं काट रहे भैया, हर जगह हम क्या कर रहे हैं, कंक्रीट की रोड बना दे रहे हैं। पानी अंदर तक जा नहीं पा रहा है। अंडरग्राउंड वाटर का आप ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो। जहां पे इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी, उसको आप बीच कर रहे हो कि नहीं कर रहे? भैया किसी भी टूरिस्ट प्लेस की इन्वायरमेंट कैपेसिटी होती कि नहीं होती? आप उससे भी एकदम एक कदम आगे निकल जा रहे हो। निकल जा रहे, नहीं निकल जा रहे? उसके बाद पेंडेमिक और क्या एपिडेमिक में क्या है आपका, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस समय कोविड चल रहा है। से यस और नो? भैया कोविड कैसे आया? कोविड को अगर हम देखें तो ये बोलते हैं कि भाई चमगादड़ का जो सूप पी रहे थे वहां से आया। आया नहीं आया? कोरोना वायरस चमगादड़ से आया कि नहीं आया? तो ये हमारा क्या है, मैन मेड ही सारा काम हो रहा है। से यस और नो? तो भैया जो हमारे आपदाएं हैं ये और ज्यादा बढ़ जा रही हैं, क्योंकि हमने अपने जीने का तरीका क्या कर दिया है, बदल दिया है। आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, रिसोर्सेस कम हो रहे हैं। तो उस आबादी के भरण पोषण के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, रिसोर्सेस का ओवर एक्सप्लॉइटेशन करना पड़ रहा है। और अगर आप रिसोर्सेस का ज्यादा दोहन करोगे तो हमेशा आप नुकसान में रहोगे। हिंदी मीडियम वालों को समझ में आ गया? दोनों को लेके चल रहा हूं, हिंदी प्लस इंग्लिश। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्लियरली
All these contributes to the situation where disaster seriously threaten to the Indian economy, its population and sustainable development. और ये जितने भी भैया आपकी आपदाएं आती हैं, चाहे प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित हो, ये बहुत ज्यादा इकोनॉमी को नुकसान करती हैं। कल हमने एक डेटा देखा था कि उसमें हमने देखा था कितना 2.25% ऑफ जीडीपी जो है हम लॉस करते हैं, किसमें? डिजास्टर में। करते नहीं करते? एकदम वही डेटा है। से यस और नो? तो भैया आपको याद होना चाहिए। दूसरा हमने क्या देखा था, कितना एक और देखा था ना हमने, ये तो 2.25% ऑफ जीडीपी देखा था, और एक और देखा था। क्या डेटा था वो, किसी को याद है कल? हाँ, क्या था वो? 12% वाला क्या था ये तो बताओ। 12.15 क्या था? रिवेन्यू, एवेन्यू लॉसेस होती है हमारी। और ये डेटा कब से कब तक था? 2000, कब से कब तक का डेटा था ये? 2000, जल्दी बताओ। बस याद कर रहे हो और भूल जा रहे हो। 96 से 2000, 99 से 2000 ना, ये 4-5 साल का था डेटा था। 96 टू 2000। क्लियर? याद करना सीखो भैया। मैं क्या कल क्या कह रहा हूं? अब आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, मैंने आपसे बोल रखा है रोज का काम रोज कर लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दुनिया का किसी भी सोर्स को आपको जाने की जरूरत नहीं है। जितना मैं काम कह रहा हूं, रोज का रोज कर लो तो रैंक लग जाएगी। अब आप देख लो कितने बच्चे, वैसे बहुत ही कम बच्चे कल की क्लास का प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो यार ऐसे रैंक थोड़ी लगेगी। बड़ी बड़ी बातें करने से कि सर कैसे लगेगी, हम करके दिखाएंगे, कुछ नहीं हो करके दिखा पाओगे। रोज का रोज याद कर लिया तो बहुत कुछ करके दिखा पाओगे। और रोज का रोज याद नहीं कर रहे हो, सोच लो कि अभी सरल चीज पढ़ा रहे हैं, कल याद कर लेंगे या संडे को एक साथ याद कर लेंगे, तो वो सोचे बच्चे अब एग्जाम से बाहर हैं पहली से, मान के चलो ये। क्लियर? यही गलती 2019 वालों ने करी थी, यही गलती 2020 वालों ने करी, और यही गलती अब 2021 वाले भी कर रहे हैं। ठीक है? तो रोज का काम रोज करना सीखो, यही सफलता का मंत्र है। आगे बढ़ता हूं। डिजास्टर इन वेटिंग। मैंने जब भी बोला है कि पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई भी क्वेश्चन आए, तो आप जानबूझ के इस भारत के मैप को वहां पे बनाओगे, और वहां पे आपको 2-3 क्या कर देना है, यहाँ पे मान लो ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है, यहाँ पे जो है डॉट डॉट कर दिया। क्लियर? ये रेड वाले को आपने जो है गोला गोला ऐसे करके दिखा दिया। क्लियर? अलग अलग तरीके से आपने दिखा दिया। बस याद रखना है आपको क्या करना है। नॉर्थ ईस्ट वाली प्रोफाइल कर हमने हम देखी थी कि भैया सबसे ज्यादा अर्थक्वेक, सबसे ज्यादा तीव्रता का नॉर्थ ईस्ट में आता है। से यस और नो? कल मैंने टेबल में सिखाया था। तो नॉर्थ ईस्ट को भैया क्रॉस मार के दे दो, और वहां पे ऐसे लिख दो कि हाईली क्या है, डिजास्टर जो है ये क्या है, एरिया है, डिजास्टर प्रोन एरिया है। फिर उसके बाद गोले 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 वाला दिखा दो, उसमें आप अपना उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश से लेके पूरे ये वाली बेल्ट दिखा दो। इंडिया की जो सेंट्रल है इसे बहुत स्टेबल दिखा दो, इसको डॉट डॉट से दिखा दो। ठीक है? एक आपको याला दिखाना है, एक अंडमान निकोबार दिखाना है, यही तो था। उसी को हमने मैप पे बना दिया। और नीचे लिख देना है फिगर नंबर 1, डिजास्टर प्रोन प्रोफाइल ऑफ इंडिया, कि भारत में डिजास्टर कहां कहां आ सकता है। फ्री के 0.5 नंबर ज्यादा मिल गए। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? क्लियर? आज नेटवर्क अच्छा है, टचवुड, नजर लगा दो पहले से ही। ठीक है? इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ए डिजास्टर इज ए रिजल्ट ऑफ द नेचुरल एंड मैन मेड कॉजेज दैट लीड टू सडन डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल लाइफ। आपको पता है कि जितना भी ये डिजास्टर होता है, या तो प्राकृतिक होगा या तो मैन मेड होगा, और ये बहुत सारे लोगों को क्या करता है, सडनली नुकसान पहुंचाता है। हजारों लोग क्या कर देते हैं, मर जाते हैं। हजारों लोग विकलांग हो जाते हैं। हजारों लोग महामारी की चपेट में आ जाते हैं। से यस और नो? कॉजिंग सीवियर डैमेज टू द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी। कितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाता है एक तूफान आने से। बिल्डिंग की बिल्डिंग उड़ जाती है, मॉल की छत उड़ जाती है। टीवी हमने देखा था, नहीं देखा था? मॉल की छत उड़ गई थी पूरी, कार से कार टकरा गई थी। इंश्योरेंस वाले पैसा देंगे, तो ये पैसा कहां से आएगा? यहीं से तो आ रहा है भैया। इट इज अनडिजायरेबल ऑक्यूरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम फोर्सेस दैट लार्जली आउटसाइड ह्यूमन कंट्रोल। और ये जो है, कोई नहीं चाहता डिजास्टर आता है। कोई चाहता है आप में से कोई डिजास्टर आए? तो ये अनडिजायरेबल है। हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपदा आए। क्लियर? और ये हमारे ह्यूमन के कंट्रोल से भी बाहर निकल चुकी है। भूकंप आ गया, क्या आप भूकंप को रोक पाओगे? कल मैंने आपको सिखाया था भूकंप को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि कितने रिक्टर स्केल पे आएगा और कब आएगा। बताया था नहीं मैं तेरा था? एकदम ट्रू स्टेटमेंट है ये। क्लियर? अच्छा ये बताओ, कल मैंने एक चीज पढ़ाई थी, अभी देखता हूँ किस किस को याद है। अगर मैं आपसे पूछूं, निम्न में से कौन सा जो है सुनामी आने का कारण हो सकता है? ठीक है? पहला ऑप्शन दे रखा है सुनामी आने का कारण। पहला ऑप्शन दे रखा है कि लैंड स्लाइड इनसाइड दी सी, समुद्र के अंदर लैंडस्लाइड होना। दूसरा कारण दे रखा है आपका
वॉल्केनिक इरप्शन होना, क्लियर, समुद्र के अंदर। तीसरा कारण दे रखा है भैया आपका कि क्या कहते हैं आपका मिड ओशेनिक रिज, ठीक है, इसमें क्या होना, एक्सपेंशन होना। और चौथा कारण दे रखा है आपका चौथा दे रखा है आपका टेक्टोनिक मूवमेंट, ठीक है। और आपको पूछ रखा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अरे ऑल द अबव नहीं होगा, ध्यान से देखो, देखता हूं कौन इसका आंसर देगा। अगर ऑल द अबव होना होता तो मैं पूछता ही क्यों। ध्यान से सुनो, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला ऑप्शन दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है चौथा और पहला, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका पहला, चौथा और दूसरा, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है ऑल दी एबव। अब बताओ भैया क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर तीन, ऑप्शन नंबर तीन ऑल द एबव, ऑप्शन नंबर तीन ऑल द एबव, ऑप्शन नंबर तीन ऑल द एबव। बहुत बढ़िया। करें, मनीष भाई कह रहे हैं पहला होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। चलो भैया करते हैं। कल की क्लास नहीं देखी, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो आपके लिए कि आपने क्लास नहीं देखी, बहुत अच्छा काम किया। चलें करें क्वेश्चन को। चलो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। लैंडस्लाइड इनसाइड द सी, बिल्कुल हो सकता है आपका। और जिसको समझ में नहीं आ रहा, कल का जो है क्या करना, क्वेश्चन कल की जो है सीरीज देख लेना इसी में। वॉल्केनिक इरप्शन बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा कहां कहां दिख रहा है, इसमें तो दिख रही ना, तो इसको तो भैया तुरंत से पहले काट दो, ऑप्शंस को हटाने सीखो, ठीक है। पहला और दूसरा इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, और ऑल द अबव में तो है ही। अब आ जाते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट। क्या टेक्टोनिक मूवमेंट से हो सकता है आपका क्या कहते हैं सुनामी, बिल्कुल आ सकती है, टेक्टोनिक मूवमेंट से भी बिल्कुल आ सकती है। तो चौथा भी चाहिए, यानी कि इसमें चौथा नहीं है तो इसको काट दो। अब लड़ाई कहां पे बचती है, इन दोनों ऑप्शन से बचती है। अब आ जाओ मिड ओशेनिक रिज। मिड ओशेनिक रिज जो है इसका एक्सपेंशन, मिड ओशेनिक रिज क्या होती है कि भैया इस तरीके से होती है, क्लियर, आपके समुद्र के बीच में क्या होता है, रिजेस होती हैं, और यहां से क्या होता है, इस तरीके का मूवमेंट होता है, किसका, किसका होता है, वॉल्केनिक इरप्शन का। पता है आपको मिड ओशनिक रीच में क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, पता है किसी को नहीं पता, पता है। तो अगर भैया वो वॉल्केनिक इरप्शन है, तो जब यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन है तो ये वाला क्यों नहीं होगा, समझ में आया। तो भैया इसका आंसर क्या होगा, ऑल द अबव होगा। समझ में आ गया सभी को। कल की क्लास जाके देख लेना, बिना बातें शहीद हो जाओगे प्रीलिम्स में। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, कौन बता रहा है, एआरसी की रिपोर्ट बता रही है, जिसको आपने मेंस का थप्पा लगा रखा है, ठीक है ना, जिसको आपने क्या कर रखा है, मेंस का थप्पा लगा रखा है, क्लियर। अब तो समझ में आ गया ना कि एआरसी क्यों है। अरे एआरसी ना प्रीलिम्स के लिए, ना मेंस के लिए, ना इंटरव्यू के लिए, एआरसी आपका एग्जाम क्लियर कराने के लिए 100% जरूरी है, और मैं इसे बार बार प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब भैया क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजास्टर, तो आपने खुद ही देख रखा है। एआरसी में हमने देखे थे नेचुरल डिजास्टर होते थे नहीं होते थे। नेचुरल को भी फिर उन्होंने दो भागों में बांटा था, एक टेक्टोनिक वाला और एक जियोलॉजिकल वाला, से यस और नो। और फिर जो है मैन मेड दुनिया भर के डिजास्टर बांटे थे नहीं बांटे थे, क्लियर। क्या कह रहे हो, काले कले कल वाले, काले वाले नेम प्रियदर्शी पल डीवाईएसपी रैंक 33, समझ नहीं आ रहा, काले वाले पल डीएसपी। तो जो ये है, इनलार्ज करो, क्या लिख रहा हो, कोड वर्ड है कि क्या है ये, कल का, अच्छा, कल का। अभी भी मैं हिंट नहीं मिल पा रहा क्या कह रहे हो। तो ये जो है क्वांटम, कल जो पल नाम है, बात हुई थी, अच्छा
समझ गया, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी में लिखने लग गए हो आजकल, उसको भी इंटरप्रिटेट करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। आगे बढ़ो। ये बात याद है मुझे समझ में नहीं आता, आप लोगों को ये बात याद रह जाती है और जो स्लाइड में लिखा रहता है वो याद क्यों नहीं रहती है। यानी कि आपके कान क्या है, सेलेक्टिव सुनने वाले हैं, है कि नहीं है। मतलब पढ़ाई की बात याद नहीं रहेगी ठीक है। और ये वाली सारी बातें याद हो जाएंगी जो हमने पढ़ाई के अलावा जो है क्या करी थी, जो क्या कहते हैं हमने चीजें करी थी, ठीक है। तो उनका नाम प्रियदर्शनी है, आपने ये बोला है, और अन अकेडमी पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था, ये भी बोल रहे हो, ठीक है ना। तो मैं पता करके बता दूंगा और एक बार उनसे पर्सनल भी पूछ लूंगा। प्रियदर्शनी नाम की लड़की का मैंने तो कोई इंटरव्यू नहीं लिया, बाकी पता करता हूँ कि सही में अगर 120 क्वेश्चन छोड़ने के बाद भी रैंक लगी है, ठीक है ना, तो उनका एक और इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू करवा देते हैं अन अकेडमी पे, जिससे कि उस बात को वो और क्लियर करे 120 मार्क्स का छोड़ने के बाद, ठीक है ना। कि बच्चे आपसे सुनना चाहते हैं कि 120 मार्क्स का छोड़ने के बाद भी आपकी रैंक कैसे लग गई, क्या पता आपके ऑप्शनल में अच्छे हैं क्या नहीं है, तो वो हम उसको कोऑर्डिनेट करवा देंगे, ठीक है मनीष भाई, टेंशन मत लो। अब वो खुद ही जवाब देंगे, आपने नाम बता दिया, मैंने सुन लिया, ठीक है। आगे बढ़ो। अब ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इनको दोबारा डिस्कस क्या करना, जियो फिजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड मेट्रोलॉजिकल, डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिजास्टर हो सकते हैं। मैन मेड डिजास्टर कैन बी इंक्लूड हैजार्डस मटेरियल स्पिल, जैसे मान लो आपने जो है आप देखते हो कि ओशन में बहुत बार क्या होता है, ऑयल स्पिल हो जाता है, ऑयल स्पिल हो जाता नहीं होता, कितने हजारों बर्ड्स मर जाती हैं बेचारी, कितनी फिशेस मर जाती हैं, कितने टर्टल मर जाते हैं, वो भी क्या है, एक तरह से डिजास्टर है। फायर, तेल के कुएं में आग लगना, भैया आसाम में आग लगी थी, याद है ना, कितने महीनों तक चली, चली कि नहीं चली। और अभी तो एक कल परसों न्यूज में दिखा रहे थे किसी जंगल में आग लगी हुई, इसको 6 महीने हो गए हैं, अभी तक वो जंगल की आग बुझी ही नहीं है। क्लियर। ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो रहा है, हम देख रहे हैं ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन में क्या आ रहा है, आर्सेनिक आ रही है, फ्लोराइड आ रही है। क्लियर। मैंने आपको इन दोनों की लिमिट बताई थी, कौन बच्चा बताएगा। मैंने आपको फ्लोराइड की लिमिट बताई है, कितना परमिसिबल लिमिट है पर लीटर, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। 0.03 ये बताई थी, 0.05 बताई थी, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट, स्ट्रक्चर फेलियर, माइनिंग एक्सीडेंट, ठीक है। ये सब स्ट्रक्चर फेलियर का मतलब क्या है कि आपने भैया कोई जो है ऊपर ब्रिज बनाया, और जैसे बिहार में वो जो ब्रिज था वो टूट गया, बोल रहे कि उसकी सॉइल की सैंपलिंग सही से नहीं करी थी। अब मान लेते हैं वो ब्रिज टूटता, उसमें हजारों लोग दब जाते, तो भैया वो भी क्या होता, डिजास्टर होता कि नहीं होता। समझ में आया। तो हमारे स्ट्रक्चर फेलियर भी डिजास्टर का काम कर सकते हैं, और दिल्ली में तो हर साल होता है, हर साल दिल्ली में होता है। आप देखोगे एक ना एक बिल्डिंग क्या हो गई, अपना भी गिर गई, और कितने हो गए, 100-150 लोग उसमें दबे हैं, राहत कार्य चल रहे हैं, और आप न्यूज पेपर में देख सकते हो, होता नहीं होता। तो भैया ये सारी चीजें कारण हो सकते हैं। कॉजेस फॉर ऑक्यूरेंस ऑफ द डिजास्टर, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जिसकी हमने वार्ड लगा रखी है पूरे इन्वायरमेंट की, जंगल जला दिए, हर जगह प्लॉटिंग कर दी है, सॉइल में हम क्या करते हैं, ओवर फर्टिलाइजेशन यूज करते हैं। मुंबई में हुआ था अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक्सपेंशन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हमने एक और सोसाइटी का नाम याद रखा था केरला की, जिस सोसाइटी को पूरा सुप्रीम कोर्ट ने क्या करवा दिया था, साफ करवा दिया था, जो आपकी क्या कहते हैं बैक वाटर में थी। क्या नाम था सोसाइटी का, जल्दी बताओ, सोसाइटी का नाम क्या था, कौन बच्चा बताएगा। मरोल, मरोड ऐसी कुछ नाम था ना, मारोल ऐसी कुछ था। हाँ उसी की बात कर रहा हूँ, वेमनाड लेक के बगल में थी जो, किसी को याद आ रहा है, मरोल ऐसी कुछ था, देख लेना ऐसी कुछ नाम था उसका। तो वो सोसाइटी को क्या करा, पूरा सुप्रीम कोर्ट ने, मरोर ऐसी करके कुछ था, तो क्या था, वो बैक वाटर के पास से बनी थी, तो भैया उसको पूरा क्या कर दिया, डिमोलिश कर दिया। तो वो एग्जाम्पल भी लिखोगे कि आजकल जो है ये जितने भी बिल्डर्स हैं, ये नहीं देख रहे कि इको सेंसिटिव एरिया में भी क्या कर दे रहे हैं, आपके इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं। ये भी क्या है, डिजास्टर प्रोन एरिया है, यहाँ पे ऐसी बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, और इसका फाइनेस्ट एग्जांपल आप वो बता दोगे। क्लियर। फिर उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसेस, रैपिड अर्बनाइजेशन, हर जगह तो हम मेट्रो बना रहे हैं, हर जगह हम अपना इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, पृथ्वी को हमने खोद खोद के पूरा हिला दिया है, तो भैया भूकंप तो आएगा ही आएगा। से यस और नो।
इवन जो हमारा तो ग्रेट जो टेहरी डैम है, वो आपको पता है ना, टेहरी डैम जो है रिज के ऊपर है, उसके बाद भी वो बनाया गया है। समझ में आया? तो वो जो रिज है, उस रिज पे कभी भी भूकंप आ सकता है, कभी भी तबाही हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। पॉलिटिकल इशू की तो छोड़ो ही मत, कि भैया दो देशों के बीच में पॉलिटिकल इशू है, किसी एक ने न्यूक्लियर एटम जो है यूज कर लिया, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ, तो वो भी क्या है, डिजास्टर है कि नहीं है? भैया रसिया और यूएसए की टसल हो रही है, तब से जो है मिडिल ईस्ट में क्या है, बर्बादी चल रही है। क्लियर? इंडस्ट्रियलाइजेशन, हर जगह आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाह रहे हो। प्लाची मीडिया का फाइनेस्ट एग्जांपल लिख दोगे। प्लाची मीडिया का फाइनेस्ट एग्जांपल कौन सा है बच्चों इसमें? कि भैया कोको कोला ने अपना प्लांट खोला था भैया प्लाची मीडिया वाली जगह में, और उन्होंने अंडर वाटर जो है ग्राउंड वाटर का इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करा कि वहां के लोकल लोगों ने स्ट्राइक करी, और तब जाके वो जो है कोको कोला का प्लांट बंद कराया। तो एक फाइनेस्ट एग्जांपल ये भी लिख सकते हो। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में अभी आप ये भी लिख सकते हो, एलजी पॉलीमर वाला। एलजी पॉलीमर में स्टायरिन गैस निकली, और कितने जो है 12-13 लोग क्या हो गए, मर गए। वो भी क्या था, एक पोटेंशियल डिजास्टर था कि नहीं था? वो भी क्या है, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की देन है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। जितना करंट अफेयर जिस बच्चे को याद रहेगा, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि जब करंट अफेयर पढ़ा करो, तो ये नहीं कि एग्जाम देगा तो भूल गए, उसको कहीं नोट करके उसे हर हफ्ते बार एक बार रिवाइज कर लिया करो कि किसको हम कहां पे क्या करेंगे, आपका यूज करेंगे। हमेशा याद रखना, जिस बच्चे का करंट अफेयर में हाथ अच्छा है, उसके मेंस में बहुत प्यारे नंबर आएंगे, और जो केवल किताबी कीड़ा है, तो भैया उसके मेंस में इतने बुरे नंबर आएंगे कि भैया वो इंटरव्यू की भी कॉल नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप मेंस का पेपर देखोगे तो पता चलेगा कि पूरा पेपर डायनामिक है कि नहीं है? क्लियर? इसीलिए अपने दम पे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जितना डायनामिक सिटी चाहिए इन पेपरों में, ठीक है, उसके लिए कितना आपके पास क्या होना चाहिए, मसाला होना चाहिए। पिछले 5 साल का द हिंदू का मसाला हमेशा 24x7 रख के क्या रखता हूं, अपने दिमाग में रख के चलता हूं। तब जाके जो है क्या होता है, डायनामिक क्वेश्चन निकलते हैं, नहीं तो डायनामिक क्वेश्चन नहीं निकल पाएंगे। समझ में आ गया? केवल प्रीलिम्स की बात नहीं करता हूं, पूरे एक साइकिल की बात करनी चाहिए। इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि फटाफट जुड़ जाओ, नहीं तो लास्ट में आपको क्या होगा कि सर पहले जुड़ जाते तो फायदा हो जाता। समझ में आया? क्लियर? सर करंट का सोर्स क्या होना चाहिए? करंट का एक ही सोर्स होना चाहिए, द हिंदू न्यूज़पेपर, और वहीं से जो है सारे पेपर बन रहे हैं। ये मैंने एक नहीं 1000 बार बता रखा है। अगर आपको सिलेबस याद है पेपर 1, 2, 3, 4 का, तो आप द हिंदू खुद से पढ़ के खुद से काम कर सकते हो। क्लियर है? डिजास्टर इंपैक्ट इंडिविजुअल फिजिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली, बिल्कुल सही बात है। डिजास्टर आपको नुकसान तो पहुंचाएगा पाएगा, लेकिन आपको साइकोलॉजिकल नुकसान पहुंचाता है। सोचो किसी का अगर घर तबाह हो गया, उसने पूरे जीवन में अपने पैसे लगा के घर बनाया है, और वो डिजास्टर में टूट गया, तो उसके ऊपर सोचो कितना बड़ा सदमा लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? से यस और नो? मान लो कोई एक ठीक ठाक इंसान था, डिजास्टर आया, उसका एक हाथ कट गया, उसका पैर कट गया, उसके ऊपर साइकोलॉजिकल कितना बड़ा प्रेशर होगा, समझ रहे हो ना? तो इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर में फिजिकल तो इंपैक्ट लिखोगे लिखोगे, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी लिखोगे अगर अच्छे नंबर पाने हैं। डिजास्टर रिजल्ट इन द ह्यूज इकोनॉमिक लॉस, जो पिछला वाला डाटा हमने कल पढ़ा था वो फटाफट डाल देना है, कि 2.25% ऑफ जीडीपी का लॉस होता है ऑन एवरेज, और जो हमारी रिवेन्यू क्रिएशन होती है उसका 12.5% के आसपास नुकसान होता है, और वो क्या है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। उतने में तो अगर हम किसी प्रदेश पे काम करें तो उस प्रदेश की गरीबी हट जाए। समझ में आ गया? डिजास्टर कैन alter the natural environment, loss of habitat, many plants and animal causes ecological stress and biodiversity loss। आपको पता है डिजास्टर होने से कितनी ज्यादा स्पीसीज विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो। द नेचुरल डिजास्टर, food and other natural resources like water often become scarce result in the food and water scarcity। और भैया हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन खाना और जो है पानी की जो कमी हो रही है, अगर ये डिजास्टर लगातार आते रहे तो सही में इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी क्या कहते हैं, किल्लत पड़ जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर? क्योंकि जो इतना भी हमारा जो है पूल है, वो पूल कब तक चलेगा? जो हमारे खाद्यान्न का एफसीआई में पड़ा है, कितना साल तक चलेगा? 1-2 साल, 3-4 साल तक। और जब डिजास्टर हर साल आता रहेगा तो भाई किसान उगाएंगे नहीं, तो पूल भरेगा नहीं, और जब पूल भरेगा नहीं तो फिर शॉर्टेज हो जाएगी, फिर पूरा भारत इंपोर्ट कराता रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इससे अच्छा यह है कि डिजास्टर पे अभी से सोचना चाहिए, इन्वायरमेंट का ओवर दोहन नहीं करना चाहिए हमें। The disaster result in the displacement of the people, and the displaced population often face several challenges।
चैलेंजेस खुद सोचो, अगर आपको मैं बोलूं कि आज आपको अपना घर छोड़ के कहीं और अपना घर बसाना है, आपकी हालत खराब हो जाएगी। और डिजास्टर में क्या होता है, फोर्स्ड होता है। फोर्स्ड मतलब अगर आप वहां से जगह छोड़ के नहीं जाओगे तो भैया मारे जाओगे, मारे जाओगे, नहीं मारे जाओगे, तो आपको जाना ही पड़ेगा। सर मैंने आज ही सब्सक्रिप्शन लिया है मेंस के लिए, न्यू स्टूडेंट हूँ, आपका कोड यूज कर किया है, थैंक यू वेरी मच। क्लियर। आज की क्लास से आपकी, आज से पढ़ाई स्टार्ट होती है। जितनी भी एआरसी की क्लास आपकी छूट गई है, आपको रिकॉर्डेड वर्जन देखने हैं और इनको पूरा करना है, ठीक है ना। प्रीलिम्स में कितने नंबर आ रहे हैं, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन सही हैं नेगेटिव हटा के, नंबर नहीं, 2020 का प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं नेगेटिव हटा के, 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। ऑप्शनल क्या है आपका, ऑप्शनल क्या है, ऑप्शनल क्या है, सोशल क्या होता है, सोशल क्या ऑप्शनल होता है, सोशियोलॉजी है। अच्छा, माध्यम क्या है, हिंदी या इंग्लिश, माध्यम क्या है, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी माध्यम है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लो। अगर ऐसा कोई भी बच्चा जिसको लग रहा है कि भैया उसकी मेंस की कॉल है इस बार, तो उसको रात के 9 बजे वाली क्लास यानी इंडियन पॉलिटी की जो हमारी 2021 वाली चल रही है ना, वो नहीं देखनी है, ठीक है। जैसे ये हो गए और बहुत सारे बच्चे हो गए हमारे, इन सबको कहाँ कंसंट्रेशन करना है, ये एआरसी की सीरीज पे, जिस सीरीज में अभी आप बैठे हो ना, ये एआरसी की सीरीज है, इसको पूरा देखना है। 40 से 45% सिलेबस आपका एआरसी से हो जाएगा। और जो मैं एआरसी की सीरीज करा रहा हूँ ये हिंदी में भी अवेलेबल है, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट से आप एआरसी की रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ रिपोर्ट में वही हिंदी में देख लेना है, ठीक है। पढ़ाते समय मैं हिंदी में बोल रहा हूं और उसी के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है हर टॉपिक की, ठीक है ना। और इससे पहले मेंस दिया था, 2019 का मेंस दिया था आपने, 2019 का मेंस दिया था, नहीं दिया था, पहला मेंस है, पहला मेंस है, बहुत बढ़िया। तो यानी कि आपने पहले दे नहीं रखा है, तो आपको पता नहीं है किस तरीके से पेपर आता है। मैं पहले बता दूं, पेपर बहुत डायनामिक होता है। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, द हिंदू और एआरसी, इस पे ही आपको सबसे ज्यादा ध्यान लगाना है। और जैसे ही पेपर 1 2 3 4 स्टार्ट होगा तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। समझ में आ गया। एआरसी की रिपोर्ट क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी। ये वो रिपोर्ट होती है जो आपके पूरे सिलेबस का 45% रखती है, लेकिन किसी को पता नहीं रहता है। दुनिया भर की जितने भी बड़ी बड़ी कोचिंगों में किताबें हैं या नोट्स हैं, सब एआरसी से चुरा के पढ़ाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको सबूत दिखा दिया। अगर आपके हाथ एआरसी, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, और द हिंदू न्यूज़पेपर, इन तीनों में अगर आप स्ट्रांग हो, ठीक है, तो आपके मेंस में बहुत खतरनाक नंबर आने वाले हैं। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आप धीरे धीरे लगे रहो, कोई भी दिक्कत आएगी तो आप क्लास में पूछोगे। आपको प्रीलिम्स की क्लास में नहीं आना है, बाकी सारी क्लास में आना है, ठीक है। आगे बढ़ो। सर 2 3 दिन से तबीयत खराब थी इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर पाया, अब देखो, बहुत अच्छी बात। सर आपकी क्लास द हिंदू की वॉरियर पर कल से आ रही है क्या, एक ही क्लास हुई है वॉरियर पे, ठीक है, उसके बाद जो है कोई क्लास हुई नहीं है, उसे कंटिन्यू करेंगे अभी हम। डिजास्टर इंक्रीजेस द लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड हेंस मल्टीप्लाई द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। किसी भी जो डिजास्टर होता है वो वल्नरेबिलिटी को क्या कर देता है, और ज्यादा बढ़ा देता है। क्लियर। अब वल्नरेबिलिटी क्या होती है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, इसको तो आप गूगल क्या कहते हैं, आपके मोबाइल में डिक्शनरी होगी तो उससे देख सकते हो ना, कि मतलब वल्नरेबल मतलब जिसको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, होता है कि मतलब उसको चोट लग सकती है या उसको वांछित बोलेंगे, वांछित नहीं बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे, शुभ, सुबह, सुभेद्यता, जो भी बोलेंगे वो आप लिख लेना, ठीक है। हाँ, प्रोन वही तो। अब है कुछ डिजास्टर आपको क्या है याद रखने हैं। जैसे कश्मीर का फ्लड 2014 में आया था, उत्तराखंड का फ्लड 2013 में आया था, इंडियन ओशन में सुनामी 2004 में आई थी। क्लियर। हिंदी माध्यम वालों के लिए भी कश्मीर फ्लड रहेगा, उत्तराखंड फ्लड रहेगा, सुनामी सुनामी रहेगा। क्लियर। जिसे जल्दी से हट किया जा सके, बिल्कुल सही बात। गुजरात अर्थक्वेक 2001 में आया था, उड़ीसा सुपर साइक्लोन 1999 में आया था, द ग्रेट फेमाइन 1876 में आई थी, कोरिंगा साइक्लोन
ठीक है, ये आया था 1839 में, सॉरी। बंगाल में फेमाइन 1943, ये तो आपके प्रीलिम्स में कितनी बार पूछा गया है, सोचो। पूछा गया है, नहीं पूछा गया है? 70 में आया था, तो प्रीलिम्स भी मजबूत हो रहा है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी, केमिकल डिजास्टर था, मेथाइल आइसोसाइनाइड थी, और आज भी वहां पे क्या है, इसका असर बच्चों पे देखा जा रहा है। देखा जा रहा नहीं देखा जा रहा है? क्लियर। केसेस ऑफ रेलवे एक्सीडेंट दशहरा की गैदरिंग पे अभी 2018 में हुए थे। याद करो, पंजाब में दशहरा का मेला चल रहा था, पीछे से ट्रेन आ गई थी, सब कट के मर गए थे, मर गए थे नहीं मर गए थे? अच्छे खासे 50-60 लोग मरे थे। ठीक है, तो यानी कि क्या है आपका, ये भी आपको याद, ये सब चीजें आपको क्या करेंगी, आपके मार्क्स को बढ़ाएंगी। लोग बड़ी बड़ी बातें लिखेंगे, आप ये भी लिखोगे, ये भी तो क्या है, डिजास्टर है कि नहीं है? एक क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, याद है? गोरखपुर में हुई थी, कौन से हॉस्पिटल में हुई थी? क्लियर, गोरखपुर में हुई थी मेरे ख्याल से, छोटे बच्चे मर गए थे, वो भी क्या है, डिजास्टर है। एक जो है अस्पताल में आग लग गई थी वेस्ट बंगाल में, याद करो, वो भी क्या है, डिजास्टर है। तो ये सारी चीजें, स्टैम्पेड, स्टैम्पेड का मतलब होता है हिंदी माध्यम में भगदड़ हो गई थी कुंभ मेला में, वो भी क्या है, डिजास्टर है। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी डिजास्टर है। स्टेजेस इन द डिजास्टर मैनेजमेंट, तो कल मैंने आपको स्टेजेस इन डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाई दी है, या तो वो वाली याद कर लो या तो ये वाली याद कर लो, दोनों में नंबर समान मिलेंगे। अगर वो वाली बात करें हम, वो वाली मतलब कल की क्लास में जो हमने कराई, पहले हमने क्या करा, प्री डिजास्टर, और प्री डिजास्टर में क्या होता है, प्रिपेयर्डनेस होती है, यस और नो। फिर होता है कि आपकी ड्यूरिंग डिजास्टर, उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग डिजास्टर में क्या होता था, जल्दी बताओ, क्या होता था ड्यूरिंग डिजास्टर में, क्या होता था? रेस्क्यू, इमरजेंसी, रिस्पॉन्स। ठीक है, और पोस्ट डिजास्टर में क्या होता था, पोस्ट डिजास्टर में क्या होता था, 3 R होते थे, रिकवरी, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। यही होता था नहीं होता था? ठीक है, तो आप वही वाला याद कर लो, नहीं तो याली स्टेज याद कर लो, बात एक ही है। Disaster management effort are geared toward the disaster risk management. Disaster risk management implies systematic process of using administrative decision organization, यानी कि जो हमने कल एक फ्लो चार्ट देखा था, याद है? सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को क्या कर देना है आपको, तुरंत डिजास्टर के ऊपर लगा देना है। क्लियर, उसी को क्या बोलते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। रिकवरी, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, शाबाश, सबको याद हो रहा है। देयर आर 3 की स्टेज ऑफ एक्टिविटी इन द डिजास्टर, बिफोर डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर एंड आफ्टर डिजास्टर। तो इसके आप ये बड़ा बड़ा लिख लो कि ये हमने कल वाली एआरसी से जो मॉडल लिखा था वो वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, और वो ज्यादा ज्यादा क्या अफेक्टिव है, उसी को लिखेंगे। से यस और नो, इससे ज्यादा तो वही है एआरसी वाला। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर उसके बाद डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, वही मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस, सेम है। पोस्ट डिजास्टर, तो यहाँ पे भी सेम उन्होंने क्या करा है, एआरसी से कॉपी पेस्ट करा है। और ये क्या है चीज आपकी, योजना मैगजीन, क्या है ये, योजना मैगजीन। रेस्क्यू, रिलीफ, रिकवरी, सेम कॉपी करा है। क्लियर, इस तरीके से बना दिया है। अब आओ मेन ये संडाई फ्रेमवर्क, जो आपका एआरसी में नहीं दे रखा था लेकिन हमें पढ़ना है। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उससे अलग क्या है, 2 हमें फ्रेमवर्क पढ़ने हैं, एक संडाई और एक ह्यूगो। क्या आपको समझ में आ रहा है? देखो, संडाई जो है आपकी, जापान में एक जगह है, उसका नाम है, जैसे इंडिया में दिल्ली, और यहाँ पे पूरी दुनिया के बड़े बड़े क्या थे, ग्लोबल लीडर बैठे थे, और उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर समझते हो ना, कि एक यूनिवर्सल नियम कानून क्या होने चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, कि कल कोई डिजास्टर आता है तो हम उससे कैसे टैकल करेंगे। और अगर पूरी दुनिया एक ही तरह का डिजास्टर मैनेजमेंट का फॉर्मूला अपनाएगी तो ज्यादा आसान होगा, होगा कि नहीं होगा आसान? क्लियर, तो वही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस जो है आपको संडाई फ्रेमवर्क में मिलते हैं। सबसे पहले देखो, एक नंबर पे क्या लिखा हुआ, अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क, यानी सबसे पहले आप समझो कि जो आपदा आने वाली है वो है क्या। हिंदी मीडियम वाले समझ रहे हो, समझना डिजास्टर के रिस्क को। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग द रिस्क गवर्नेंस एंड मैनेज डिजास्टर रिस्क। अगर आपने सोच लिया है कि भैया यहाँ पे बाढ़ आती है, तो आपकी गवर्नेंस होनी चाहिए। गवर्नेंस मतलब डीएम, एसडीएम, इनको पता होना चाहिए कि कल को अगर यहाँ पे डिजास्टर आ गया तो कितनी जल्दी यहां से हम लोगों को हटवा सकते हैं, कितनी सारी हम यहाँ पे नाव दे सकते हैं, नाव देते नहीं देते, कितनी सारी यहाँ पे हम मेडिसिन बांट सकते हैं, या कितने ज्यादा लोगों को हम यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो वो क्या सब है,
डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस है। यानी डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस इज नथिंग बट क्या, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको बोलते हैं डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यानी देखो, भारत ने ऐसा अडॉप्ट किया होगा, ऐसी जापान ने किया होगा, ऐसी यूएसए ने करा होगा, यानी सारे देशों ने क्या करा होगा, अपनी एक रिस्क गवर्नेंस बनाई होगी। हिंदी मीडियम वालों को समझ में आ रहा है? किसी को छोटी सी भी परेशानी, संडाई फ्रेमवर्क नंबर फ्री के मिल जाएंगे, क्लियर। हिंदी माध्यम वाले क्या लिखेंगे, संडाई, संडाई को संडाई ही लिखोगे, ठीक है, दिल्ली को दिल्ली लिखते हो, कि संडाई फ्रेमवर्क के अनुसार चार चीजों पे ध्यान देना चाहिए। पहली है कि सबसे पहले हमें आपदा की समझ होनी चाहिए। दूसरा, नोट्स बनाना पड़ेगा, बिल्कुल नोट्स बनाना पड़ेगा, पास होना है तो, रैंक लगानी है तो सिनॉप्टिक नोट्स बनाने पड़ेंगे। दूसरा, हमें डिजास्टर को निपटने के लिए एक क्या करना पड़ेगा, सरकारी तंत्र बनाना पड़ेगा। समझ में आया? ये होगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। तीसरा स्टेप क्या है, इन्वेस्टिंग इन द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रिसेलियंस। इसका मतलब यह है कि आप अपने जगह पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे जिसके कारण क्या हो, डिजास्टर आने के बाद भी कम से कम नुकसान हो। जैसे मान लो कि कहीं पे ड्रॉट आने वाला है, सूखा, ठीक है, तो वहां पे क्या करो, डिजास्टर रिसिलियंस क्रॉप उगाओ, वहां पे चना उगाओ जिसको कम नुकसान हो। अब वहां पे धान तो उगाओगे नहीं आप, गेहूं तो उगाओगे नहीं, सही है सुनो। मान लो कहीं पे तूफान बहुत ज्यादा आता है, तो वहां पे क्या है, 2 मंजिल से ज्यादा घर बनने ही मत दो, और जितने भी घर बनने हैं उनमें ईंटों का उपयोग कम से कम होने दो, सरिया का उपयोग कम से कम होने दो, उसकी जगह वहां पे कार्डबोर्ड यूज कराओ, एल्यूमिनियम यूज कराओ, क्योंकि वो मकान हल्के होते हैं, अगर गिर भी गए तो आपको चोट नहीं लगेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? से यस और नो? तो यानी कि आप क्या करोगे, रिसिलियंट मतलब लचीलापन। यानी कि अगर मान लो ये पेन है हिंदी मीडियम वाले बच्चों, और अगर इस पेन को मैं यहां से घूसा मारता हूं जोर से, तो हो सकता है ये बीच में से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। और अगर ये पेन रबड़ की तरह लचीला होगा, तो मैं अगर मैं इधर से घूसा मारूंगा तो टूटेगा नहीं, ये मुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे हिलने लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? यानी कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लचीला होना चाहिए। समझ में आ गया हिंदी मीडियम वालों को? कोई दिक्कत? और चौथा पॉइंट भैया, आपका संडाई फ्रेमवर्क क्या कहता है, इनहैंसिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स, बिल्ट बैक बेटर इन रिकवरी, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। यानी कि वो 3B 3R जो है यहाँ पे चुपचाप लपेट देने हैं चौथे पॉइंट पे। यानी कि डिजास्टर आने के बाद आप लोगों को घर दिलवाओ, लोगों को वहां पे कोई बीमारी ना हो जाए तो भैया उनको टैबलेट दिलाओ, उनका रेस्क्यू कराओ, उनको जो फिजिकल लॉस हुआ है प्लस साइकोलॉजिकल जो लॉस हुआ है उसका निवारण कराओ, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग कराओ, कि भैया चलो घर चले गया तो चले गया, जीवन तो बच गया। समझ में आया? अब आप दोबारा कमाओगे तो ऐसे 10 घर खड़े कर सकते हो, ऐसे झूठ बोलना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, हालांकि वो 10 घर खड़ा नहीं कर पाएगा, लेकिन उनको बताना पड़ेगा कि जीवन ही सबसे अनमोल है, वही आपका बच गया है, और उनको कहीं और क्या करो, विस्थापित करो। क्या ये हिंदी मीडियम वाले समझ पा रहे हैं? कोई भी हिंदी मीडियम का बच्चा बिल्कुल ना डरे, मैं बता रहा हूं, मैं कहीं से कहीं तक नहीं बोल रहा हूं कि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में लिखे। हिंदी मीडियम वाला हिंदी में ही लिखेगा, लेकिन जो मैं क्वालिटी मटेरियल बता रहा हूं उसको अपनी भाषा में लिख देना है। समझ में आ गया? आपने केवल संडाई फ्रेमवर्क की लिख दिया और उसके अंडरलाइन कर दी, तो चेक करने वाले को पता है कि इसका आंसर एक अच्छे लेवल का है। उसके अंदर तो सब कहानी लिखते हैं, आप भी कहानी लिख देना। क्या ये कहानी लिख दोगे संडाई फ्रेमवर्क के 4 पॉइंट? भैया ये एक तरीके से वही पॉइंट है जो शुरू में पढ़ रहे हैं, एआरसी वाले, लेकिन संडाई ने उस पर मोहर लगा दी कि ये 4 चीज हर देश अपनाएगा, और जो जो इसके सिग्नेटरी हैं उन्होंने ये अपनाया। भारत भी ऑलरेडी संडाई फ्रेमवर्क का सिग्नेटरी है। सबको समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत? तो भैया बिल्कुल बदनाम मत किया करो कि इंग्लिश मीडियम की क्लास है, ठीक है ना? प्रॉपर हिंदी मीडियम वालों की रैंक लगाने का सपना भी देख रहा हूं मैं। मेरे लिए सारे बच्चे समान है, हिंदी मीडियम भी इंग्लिश मीडियम। हाँ, इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा एज ये रहता है कि उनको थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ेगी, हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी सी जहां अटक रहे हो तो भैया डिक्शनरी नाम की एक चीज है, चुपचाप वहां से देख लेना है, ठीक है? आगे बढ़ो भैया। ये इंग्लिश मीडियम वाले जो पेपर जो है हिंदी वाला देते हैं, तो उस दिन इनको भी तो आफत आती है, आती नहीं आती? इनको विलोम शब्द याद करने में, मुहावरे याद करने में, और आपके क्या कहते हैं उपसर्ग प्रत्यय याद करने में इनको आफत आती है, इनको भावार्थ लिखने में आफत आती है, तो आफत इनको भी आती है। ऐसा नहीं है कि इनके लिए सब कुछ स्मूथ चल रहा है, ठीक है? तो अगर इनको भी वहां पे मेहनत करनी पड़ती है, तो हिंदी मीडियम वाले
थोड़ा सा मेरी क्लास में इतना मेहनत कर ले कि कुछ पर्टिकुलर शब्द हैं उनकी डिक्शनरी में उनका हिंदी में मतलब देख ले और सेंस बना ले, चाहे मैं हिंदू पढ़ाऊं, चाहे एआरसी पढ़ाऊं, चाहे आपको लोकसभा राज्यसभा टीवी पढ़ाऊं। ठीक है ना? क्लियर? अब आ जाओ, संडाई फ्रेमवर्क क्या है? 15 साल का फ्रेमवर्क देता है कि आप क्या करोगे। इट इज ए वॉलंटरी नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट। अब देखो प्रीलिम्स में कल को क्वेश्चन आ सकता है कि संडाई फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है, तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट पर टिक लगा दोगे, नहीं लगा दोगे? और प्रीलिम्स वाला बच्चा ढूंढता रहेगा कि इसके वीडियो में से आया कि उसके वीडियो में से आया, और हम कहेंगे कि सब कुछ हमारे में से आया। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ चीजें आपको क्या करते हैं, एक लिमिटेड वे में स्टैंडर्ड चीजें पढ़ाते हैं। ये नॉन बाइंडिंग है, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा इट इज ए बाइंडिंग, तो वहां बच्चा फंस जाएगा। हमारा बच्चा वहां भी नहीं फंसेगा। संडाई फ्रेमवर्क बाइंडिंग नहीं है। क्लियर? which recognize the state has the primary role to reduce disaster risk, but the responsibility should be shared by the other stakeholder including local government, private sector and other sector। और संडाई फ्रेमवर्क ये कहता है कि केवल ये क्या कहते हैं, किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है डिजास्टर के लिए लड़ाई करना, ये राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है, जिला स्तर की भी जिम्मेदारी है, प्राइवेट कंपनी की भी जिम्मेदारी है, ये मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। समझ में आ गया? क्लियर? तो डिजास्टर को क्या है, ऐसे लड़ना है। संडाई फ्रेमवर्क जो था बच्चों, वो था सक्सेसर इंस्ट्रूमेंट। सक्सेसर मतलब इसके बाद, यानी कि संडाइज फ्रेमवर्क से पहले क्या आया था आपका, ह्यूगो फ्रेमवर्क आया था, जो 2005 से लेकर 2015 तक अप्लाई था, और 2015 के बाद कौन सा आ गया था, संडाई फ्रेमवर्क आ गया था। सबको समझ में आ गया? और इस समय भी संडाई फ्रेमवर्क का ही क्या चल रहा है, आउटकम चल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? और ह्यूगो भी कहां पे है, जापान में है। तो ह्यूगो प्रोटोकॉल को भी थोड़ा समझ लेते हैं, समझ लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ह्यूगो को ह्यूगो ही बोलेंगे हिंदी माध्यम में भी। 7 ग्लोबल टारगेट क्या थे, आपको अगर याद होते हैं तो याद कर लेना, नहीं तो क्या करना, 7 में से कोई भी 1-2 याद कर लेना। ठीक है? सारे 7 याद करने का मैं आपको बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा। एक बार पढ़ लेते हैं कि 7 ग्लोबल टारगेट क्या थे ह्यूगो प्रोटोकॉल के। ठीक है? पहला, अच्छा प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूगो प्रोटोकॉल ने कितने टारगेट दिए थे, 4 टारगेट, 5 टारगेट, 6 टारगेट, 7 टारगेट, दे सकता नहीं दे सकता? ठीक है? तो आप 7 टारगेट पर टिक लगा देना। तभी कहता हूं होलिस्टिक वे में पढ़ो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर के डेटा याद करने से अच्छा तो ये डेटा याद करो। सब्सटेंशियली रिड्यूस द ग्लोबल डिजास्टर मॉर्टेलिटी बाई 2030। 2030 तक डिजास्टर के कारण जो लोग मरते हैं उनकी संख्या हमें कम करनी है। दूसरा क्या है, रिड्यूस करना है जो लोग डिजास्टर से अफेक्ट होते हैं ग्लोबली उनको। तीसरा है रिड्यूस करना है डिजास्टर इकोनॉमिक लॉस, डिजास्टर से जितना हमें आर्थिक रूप से नुकसान होता है उसको कम करना है 2030 तक। तो ये वाला डेटा तो बहुत अच्छा है, एकदम सरल भाषा में आपको ये वाला पॉइंट याद हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है डिजास्टर मैनेजमेंट, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है भैया जैसे आपकी रिफाइनरी, ठीक है, जैसे कि आपका शेयर मार्केट। क्लियर? ये सब क्या है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे कि आपके क्या कहते हैं, जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उनके हेडक्वार्टर, वो भी सब क्या है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे कि आपकी साइबर सिक्योरिटी, ये भी क्या है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या आप समझ गए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? क्लियर? इसको जो है डिजास्टर से बचाना। अगर मान लो कोई टेररिस्ट हमारा साइबर सिक्योरिटी पे अगर अटैक कर दिया और अगर हमने उसको बचा नहीं पाया, तो सोचो हमारे हमारी जितनी भी इंपोर्टेंस फाइल्स हैं सब लीक हो जाएंगी। हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? क्लियर? तो वो भी कितना बड़ा डिजास्टर होगा। तीसरा है, आप चौथा पांचवा जो भी है, सब्सटेंशियली इंक्रीज द नंबर ऑफ द कंट्री विथ नेशनल एंड लोकल डिजास्टर रिडक्शन स्ट्रेटजी बाय 2020। ऐसे देशों को सम्मिलित करना जिन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई है। क्लियर? और पूरा क्या करना, सस्टेनेबल क्या करना, सपोर्ट करना सारे देशों को इंप्लीमेंट करने के लिए ये ह्यूगो प्रोटोकॉल। 6 टारगेट हो गए। और 7वां टारगेट क्या है आपका, सब्सटेंशियली जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड डिजास्टर रिस्क इंफॉर्मेशन जो है पीपल को प्रोवाइड करना 2030 तक। अब इन 7 टारगेट में से मैं कहता हूं आप 2 टारगेट याद करो। अब देखो मेंस में हम कैसे बेवकूफ बनाएंगे। हम डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन अगर आता है तो हम लिख देंगे कि ह्यूगो प्रोटोकॉल, पहले अंग्रेजी में बोलता हूं फिर हिंदी में बोलूंगा, ठीक है। ह्यूगो प्रोटोकॉल आल्सो सेज अबाउट द डिजास्टर रिस्क इंफॉर्मेशन, अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक लॉस बाय 2030। ठीक है, विच वाज 3 of the main goal out of the 7 major goal of Hugo protocol, full stop।
इस तरीके से हमने लिखा। हिंदी मीडियम वालों के लिए हम लिखेंगे वहां पे कि ह्यूगो प्रोटोकॉल जो हमें 7 ग्लोबल टारगेट देता है, उनमें से कुछ टारगेट इस प्रकार है, जैसे इकोनॉमिक लॉस को 2030 तक कम करना, जैसे डिजास्टर रिस्क इंफॉर्मेशन को जनरेट करना और अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या करना, प्रोवाइड करना, फुल स्टॉप। तो हमने 7 लिखे नहीं, 7 में से जो मन में आए वो भी लिख दिए और उसको दिखा दिया कि ह्यूगो प्रोटोकॉल में 7 है और हमें सातों को साते आते हैं, लेकिन क्या है, कागज नहीं भरना है, इसलिए हमने 2 ही बताए। समझ में आ गया? समझ में आई चालाकी? तो हम 7 याद करके ही नहीं गए, हमने कोई से भी 2 लिख दिए वहां पे। तो ऐसा मेरे सब हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिख देगा। ये चालाकी करना सीखो, क्योंकि आप सारी चीजें नहीं लिख सकते। क्लियर? हर कोई बच्चा लिख देगा। ह्यूगो प्रोटोकॉल क्या था, 2005 से लेकर 2015 तक, और उसके बाद क्या हुआ, संडाई फ्रेमवर्क, जो अभी तक क्या है, एप्लीकेबल है। और दोनों प्रोटोकॉल नॉन बाइंडिंग है। सबको समझ में आ गया? और दोनों प्रोटोकॉल किससे, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। कोई ऐसा इंसान जिसको क्लास में समझ में ना आया हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। और बच्चों ये आज का आज याद हो जाना चाहिए, अगर रैंक लगानी है तो। और रैंक नहीं लगानी है, खाली मजे लेने हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब भैया 17 गोल में से मैं कुछ गोल हमेशा आपको याद करवाता हूं। क्लियर? कि भैया ये गोल जो है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इनको जरूर याद करो। बोलो गोल नंबर 9। गोल नंबर 9 कहता है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है या इंडस्ट्री जो भी बनानी है वो सस्टेनेबल वे में बनानी है, जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। क्लियर? गोल नंबर 11, गोल नंबर 11 कहता है कि ह्यूमन सेटलमेंट जो भी बनाएंगे हम सस्टेनेबल बनाएंगे। गोल नंबर 13 कहता है कि भैया क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो है इंपैक्ट जो भी है उनको हमें रिड्यूस करना है। गोल नंबर 9 और गोल नंबर 11, गोल नंबर 13, ये हर कोई बच्चा याद रखेगा। याद कर लोगे? तो भैया ये जो 3 गोल है सीधे सीधे क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आ गया हो भैया ह्यूगो फ्रेमवर्क प्रोटोकॉल 2005 से 15, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अच्छा, इसमें जो है आपकी 5 जो है प्रायोरिटी एक्शन भी है, तो इसको आप छोड़ दो, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। खाली याद हो 5 प्रायोरिटी एक्शन थे। क्लियर? हेडिंग अगर याद हो जाता है तो कोई भी 2-4 याद कर लेना। बात वही है, देखो डिजास्टर में वो सेम बात को क्या है, अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है, क्योंकि भैया इंटरनेशनल लेवल में मीटिंग भी तो बैठानी है। क्लियर? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 में इसका गठन हुआ था। प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। और सीडीआरआई आप तो लिखना ही है। सीडीआरआई की फुल फॉर्म क्या है, कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर। यही है कि डिजास्टर रिसिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या है जल्दी बताओ? कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिस्क है कि रिसिलियंस है? कौन बताएगा? रिसिलियंट है, शाबाश। तो ये जो है हमने देखा था इकोनॉमिक सर्वे में इस साल के, कि भारत ने सीडीआरआई बनाया है और भारत चाहता है कि ये ग्लोबल लेवल पे काम करे। तो आप उसको कंक्लूजन में भी डाल सकते हो। और जिसने नहीं पढ़ा है शांति से रहिए, मैं आपको इस साल भी पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक सर्वे पूरा। अब देख लेते हैं, क्या पता 10 नंबर को लिखने को आ जाए कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो कैसे टिप्पणी लिखोगे हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले? सबसे पहले लिखो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका गठन 2005 में हुआ था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर। ये नेशनल लेवल की अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है सेफर एंड डिजास्टर रिसिलिएंट इंडिया बाय होलिस्टिक प्रोएक्टिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। आप बताओ उससे लड़ने के लिए, ठीक है, एक लचीली व्यवस्था, एक टेक्नोलॉजी युक्त व्यवस्था, एक प्रोएक्टिव व्यवस्था और एक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का निर्माण करना इसका काम होता है। इसके चेयरमैन होते हैं हमारे पीएम साहब। क्लियर? और वाइस चेयरमैन होते हैं कौन? एंड वाइस चेयरमैन विद स्टेटस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर एंड 8 मेंबर विद सच मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो ये पूरा क्या होता है, इसका गठन होता है इस तरीके से। क्लियर? तो पीएम होंगे और बाकी जितने भी वाइस चेयरमैन होंगे वो कैबिनेट मिनिस्टर वाले लोग होंगे, और वो कोई भी हो सकते हैं, पीएम अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकता है। एनडीएमए सेक्रेटरिएट is headed by the secretary and deal with the mitigation preparedness plan, reconstruction, community awareness and the financial and administrative aspect। अब इसके बाद क्या कर देना है, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे हमें वही फ्लो डायग्राम बना देना है जो हमने कल पढ़ा था। याद आ रहा है कल वाला फ्लो डायग्राम? नेशनल लेवल लिखा था, फिर स्टेट लेवल लिखा था, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल लिखा था, वही चुपचाप यहाँ पे लपेट देना। और एनडीएमए किसके अंदर आता है? किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ, जल्दी बताओ, डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर? याद रखना ये होम अफेयर के अंदर आता है।
फ्री के नंबर ले जाओगे। और शब्द गिन लो कितने हो गए, आराम से 150 शब्द हो जाएंगे आपके। ठीक है, क्लियर है। अब नेशनल डिजास्टर प्रोग्राम 2000, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम ये 2016 में आया था। देखो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, नहीं आ सकता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो 2005 में आया, लेकिन ये प्लान कब आया, 2016 में आया। जैसे कि इस बार आपका क्वेश्चन था कि भैया क्या कहते हैं, कौन सा क्वेश्चन आ गया था कि क्लीन एयर प्रोग्राम जो 2019 में, और कितने सारे बच्चे उसको 2018 17 पता नहीं कौन कौन से लिख के आए, और जबकि हमने इतनी बार उसे घटना चक्र में बताया था, उसके बाद भी आप लोगों की ये हालत हो गई थी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीलिम्स में आ सकता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कब आया था, 2016 में पहली बार आया था। क्लियर। और इसके अनुसार जो है हमने संडाई फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करके 2015 से लेकर 2030 तक की स्ट्रेटेजी बनाई है, और भारत भी संडाई फ्रेमवर्क का क्या है, सिग्नेटरी है। और संडाई फ्रेमवर्क आपने पढ़ ही लिया, वो जो 4 फूल थे वही थे संडाई फ्रेमवर्क, 1 2 3 4, याद आ रहा है। पहला क्या था बच्चों, अंडरस्टैंड करो रिस्क को, डिजास्टर क्या है। दूसरा क्या था बच्चों, डिजास्टर के लिए क्या करो, गवर्नेंस बनाओ, याद आ रहा है। तीसरा क्या था, रीसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, लचीला वाला। और चौथा क्या था कि भैया 3 R, रिहेबिलिटेशन, रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन। हो गए बस। इसी बात पे जोरदार ताली बजा दो भैया, जोरदार ताली बजा दो, मजाक मजाक में खत्म हो गया। और बड़े से बड़े कोचिंग पे देख लेना, और आप अपने नोट्स देख लेना, उनसे एक कदम आगे रहोगे। समझ में आया। फालतू का 20 दिन का लेक्चर नहीं लगाते डिजास्टर मैनेजमेंट पे, जो आपके जो है क्या कहते हैं मुखर्जी नगर और करोल बाग में ये चल रहा है कि आइए पेपर नंबर 3 की स्पेशल डिजास्टर मैनेजमेंट की 20 शेड्यूल 5,000 रुपए में, ऐसी चलता नहीं चलता है वहां पे, 20 दिन तक चलेगा। बच्चों को लगता है डिजास्टर मैनेजमेंट है क्या, वो बच्चे भी बेवकूफ होते हैं जो ऐसे बातों में आ जाते हैं। ये सबसे आसान टॉपिक है, जबरदस्ती डिजास्टर मैनेजमेंट, इंग्लिश में बोलेंगे स्टाइल में, सर आई नो एवरीथिंग बट आई एम लैकिंग इन द डिजास्टर मैनेजमेंट, आई डजंट नो व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। मन करता है उसको एक बार बुलाओ प्यार से, उसको 2 3 प्रसाद दो, फिर उसको बताओ कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या ये है, क्योंकि जब उसको प्रसाद मिल जाएगा तो कहेंगे यही तो डिजास्टर होता है, यही आपदा होती है। अब तू अपने आप को रिसिलिएंट बना, अब तू अपने आप को रिहेबिलिटेट कर, और अब तू अस्पताल में जाके अपनी रिकवरी करा, यही तो है डिजास्टर, है कि नहीं है। तो जबरदस्ती रोना डिजास्टर मैनेजमेंट का, उसको प्यार से बैठा दो कि भैया एक संडाई फ्रेमवर्क याद कर ले, एक ह्यूगो प्रोटोकॉल याद कर ले, ठीक है, एक जो है गवर्नेंस याद कर ले कि सबसे ऊपर क्या होता है, एनडीएमए होता है, फिर एचडीएमए होता है, फिर डीडीएमए होता है, खत्म कहानी। सबसे ऊपर वाला प्रधानमंत्री के अंडर में होता है, बीच वाला सीएम के अंडर में होता है, नीचे वाला डीएम के अंडर में होता है। सिंपल सी बात, और क्या चाहिए। बाकी इसमें बटालियन काम करती हैं, और डिजास्टर के भगवान उससे ऊपर से तोड़ के लेके आओगे, समझ में नहीं आता। ऐसी पता क्या बेवकूफ बनाया जाता है, एक आईआर पे आपने देखा होगा, आईआर का स्पेशल मॉड्यूल। अरे भैया द हिंदू न्यूज़पेपर रोज पढ़ रहा होगा, उसके लिए आईआर क्या है कुछ। एक आईआर के मॉड्यूल चलेंगे करोल बाग में 15-15 दिन के, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के मॉड्यूल स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, ठीक है। फिर एक चलेगा स्पेशल मॉड्यूल ऑन इंटरनल सिक्योरिटी। अरे इंटरनल सिक्योरिटी है क्या मेरे भाई, अगर तुम्हें एक्सट्रीमिज्म का ओरिजिनल मतलब पता हो, अगर आपको रीजनलिज्म का ओरिजिनल मतलब पता हो, अगर आपको टेररिज्म का ओरिजिनल मतलब पता हो, ठीक है, आपको कम्युनलिज्म का ओरिजिनल मतलब पता हो, और आपको सेपरेटिज्म का ओरिजिनल मतलब पता हो, ये 5 चीजें पता हो, भारत के नक्शे में 5 चीजों की लोकेशन देखो, और द हिंदू की जितनी भी नई खबर है आपको पता हो, तो इंटरनल सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है कि नहीं है। मैं वो भी आपको सिखाऊंगा इंटरनल सिक्योरिटी, लेकिन क्या है, यही जो है अब इलाहाबाद और लखनऊ में छा गया है, तो ये गलत चीज है। सर हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में मेंस लिख सकते हैं, अगर अच्छे से प्रिपेयर करें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें मनाही क्या है। मैंने इंग्लिश में लिखने की सोच रही हूं, अगर नंबर आ गया तो 12th तक तो हिंदी मीडियम था, बीएससी और एमएससी इंग्लिश में दिया है, सेकंड डिवीजन आई थी, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई मनाही नहीं है, ठीक है। आप तो सबकी लुटिया डुबो दे, अरे मैं किसी की लुटिया नहीं डुबो रहा, मेरे सामने टारगेट क्या है, बच्चों की रैंक लगनी चाहिए, चाहे वो हिंदी माध्यम का हो चाहे इंग्लिश माध्यम का, उसकी रैंक लगनी चाहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप लोगों का कंपटीशन किससे है, यूपीएससी की प्रॉपर तैयारी करने वालों से। आप पूरी लिस्ट देख लो, 500 से ज्यादा बच्चा क्या है बाहर का है, क्यों, क्योंकि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। पहले तो इतने बच्चे नहीं आते थे, क्यों, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश का क्या होता था, वो ऑब्जेक्टिव सड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव देते थे, ठीक है। मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं कि इस बार भी ऐसा ही होगा 19 में,
50% सीटें जो होंगी बाहर वाले लेके जाएंगे, क्यों? क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो। और अगर आपको यूपीएससी लेवल की तैयारी कोई नहीं करा रहा है एजुकेटर, तो उसकी लुटिया डुबो दो। अगर मैं भी नहीं पढ़ा रहा हूं ना, तो यानी कि मैं भी क्या कर रहा हूं, केवल आपको गुमराह कर रहा हूं। लेकिन मैं अलग पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए क्या हूं, सबके हिट टारगेट पे रहता हूं। रहता हूं नहीं रहता हूं? क्लियर? ये चीज आपको नहीं पता, ये मुझे पता है। सबके हिट टारगेट में रहता हूं। मैं बता रहा हूं आपको, लखनऊ और इलाहाबाद की जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग है, जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, सबको पता है कि वो इंसान वहां बैठा हुआ है कि जो यूपीएससी लेवल की तैयारी करा रहा है। समझ में आया? और मैं अगर यूपीएससी लेवल की तैयारी नहीं कराऊंगा, तो भैया मुझे अपने आप में धोखा लगेगा कि मैं आपको जो है आगे खड़ा होना नहीं सिखा रहा हूं। मैं चाहूं तो आपको उनकी तरह उत्तर प्रदेश की सरल सरल तैयारी कराऊं, लेकिन उसमें आपका केवल प्रीलिम्स क्लियर होगा, और मेंस में इतने गंदे नंबर आएंगे कि आप मुझे गाली दोगे। समझ में आया? पहले बार में ऐसी रैंक नहीं लग रही है। दिक्कत यह है कि यूपीएससी लेवल की तैयारी क्यों करा रहे हो, और इतने सस्ते रुपए में क्यों करा रहे हो? 6300 रुपए मात्र में, 76 75 60 रुपए मात्र में। यह है दिक्कत बड़े बड़े डायरेक्टरों की। समझ में आया? जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कोई बड़े बड़े ऑफर देते रहते हैं। आगे बढ़ो। The objective of the plan is to make India disaster resilient, achieve sustainable disaster risk reduction. Its aim to significantly decrease the losses of life and livelihood. वही सेम चीज लिखी है, अब उसको बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट। तो अब आप नोट्स को डाउनलोड करके जितना समझ में आए उतना पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कुछ नई चीज आएगी। अब देखो, ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पे शॉर्ट नोट्स आ गया, तो ये सीएम के अंदर पे होती है। सेम जो है वही प्लान चलेगा। ऐसी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये किसके ऊपर होती है? डीएम के ऊपर है, होती है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, डिजास्टर में 3 जने सबसे बड़े होते हैं, पीएम, सीएम और डीएम। समझ में आया? ये हायरार्की याद रखना, आप ये भी इसमें अब आप अपने आप से लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इशू क्या क्या है? इशू ये क्या है कि अभी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है, लेकिन काफी हद तक हम क्या कर रहे हैं, एशिया में नंबर 1 अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम किसके पास है, तो वो भारत देश के पास है। समझ में आया? 5 साल पहले हमारा नहीं था, लेकिन हमने इतनी मॉक ड्रिल कर करके अपने लोगों को इतना अच्छा बना दिया है ट्रेनर, कि ये एक छोटे से अगर पाइप में भी कोई बच्चा गिर जाता है, तो उसको भी निकाल के ले आते हैं जिंदा। निकाल के ले आते नहीं ले आते? तो भैया हमारी वन ऑफ द बेस्ट टीम है पूरे एशिया में। बट पूरे वर्ल्ड में बेस्ट होना क्या है, अभी बाकी है। याद रखना इस चीज को। ये सब चीजें द हिंदू पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगी। ये सारी चीजें हमने पढ़ा रखी हैं, ये भी पढ़ा रखी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और उसके आगे कुछ देखता हूँ, कुछ बचा कि नहीं बचा। 12 15 पे आपकी क्लास है प्लस की। तो जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया अभी भी सब्सक्रिप्शन ले लें। और हाँ, मेरा रेफरल कोड एकमात्र जो है MKS लाइव ही है। और अगर आपको मेरे से पढ़ना है, तो आपको MKS लाइव रेफरल कोड ही यूज करना पड़ेगा, और इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। लालच छोड़ो कि 20% 30% कहां मिलता है, वो सब आपको यूज करना चाहिए 12 या 24 महीने के लिए। यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो भैया ये जो है हमारा जो है डिजास्टर मैनेजमेंट खत्म हो गया है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है। सर एआरसी की रिपोर्ट इसी टाइम आती है। हाँ, सुबह हमारी एआरसी की रिपोर्ट ही आती है, 8 बजे या 10 या 11 बजे की क्लास में। ठीक है, शुरुआत हम एआरसी से ही करते हैं। माया मेरा मैसेज सर आंसर चेक किया? बिल्कुल चेक नहीं किया, अभी चेक करेंगे 12 बजे की क्लास के बाद। सर आज डेली क्विज था क्या? वीकली क्विज नहीं था, पोस्टपोन कर दिया गया था, और अब आप जा सकते हैं। अगर किसी का कोई स्पेशल क्वेश्चन हो, तो आपको क्या करना है, उसकी जो है क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो। क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन? अदरवाइज है। शोभिका जी आपका
क्वालिफाई हुए हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के संग बहुत सारे लोग हैं जो प्रीलिम्स लिख रहे हैं। सर 2018-19 वाला इकोनॉमिक सर्वे नहीं मत्स्य न्याय याद आ रहा है? पिछले वाले में था मत्स्य न्याय। सबऑर्डिनेट कोर्ट में कम से कम 2000 वैकेंसी चाहिए। अगर आप हाई कोर्ट की बात करो तो कम से कम 96 जज चाहिए, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करो तो चाहिए। तो लिखोगे तो अलग से नंबर मिलेंगे। समझ में आया? ये किसी सामान्य बच्चे के अंदर नहीं है कि ये लिख दे। तो इकोनॉमिक सर्वे जिसका छूट गया वो दे, किसी को कोई परेशानी तो से टाटा बाय बाय टू, मिलते हैं 12:15 की क्लास में प्लस में। और जिसने अभी ले ले 12 महीने या 24 महीने का। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।